मित्रों, एनसीए नेशनल करियर एकेडमी उदयपुर कोचिंग संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश चौबीसा आपको हिंदी संबंधित जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कई प्रतियोगी परीक्षार्थियों को हम पढ़ा चुके हैं। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं को हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम पहली बार आपके समक्ष हैं। ऑफलाइन क्लासें होती थी उस समय और अभी की परिस्थितियां कुछ अलग है। सबसे पहले तो मैं कृषि पर्यवेक्षक का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं, फिर उसके बाद हम प्रत्येक विषय पर बात करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक जो शब्द है उसी पर अपन बात कर लेते हैं मित्रों। पर्यवेक्षक, ये कृषि पर्यवेक्षक जो एग्जाम होता है उससे अलग हमारे यहाँ पर और भी एग्जाम होते हैं भर्ती में, जैसे शिक्षक भर्ती है, पटवार है वगैरह। उसमें इसका संधि विच्छेद पूछ लिया गया और पर्यायवाची के रूप में पूछ लिया गया और साथ में उपसर्ग के रूप में इसको पूछा गया है। पहले तो इस शब्द की व्याख्या कर लेते हैं कि ये शब्द बना कैसे। हम जब टॉपिक पर बात करेंगे संधि के प्रकरण पर, तब मैं इसको विशद व्याख्या बताऊंगा इसकी कि ये क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। खाली जानने के लिए अपन इतना समझते हैं कि पर्यवेक्षक जो शब्द है वो परि अव और ईक्षक से बना हुआ है। मित्रों, इसमें दो उपसर्ग हैं, परि और अव, और ईक्षक ये मूल शब्द। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, ईक्षक का अर्थ होता है देखने वाला, निरीक्षण करने वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरवाइजर। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि इसमें उपसर्ग कितने हैं। तो मित्रों, ये दो उपसर्ग हो गए, अव और परि। इसमें मूल शब्द क्या हो गया? ईक्षक। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कई शब्द बनेंगे इससे, जैसे यह शब्द आता है परीक्षक, इसमें भी क्या निकल रहा है? मूल शब्द ईक्षक और परि उपसर्ग। ये दीर्घ संधि के प्रकरण में हम इसको समझेंगे। यहां पर भी ईक्षक शब्द निकला हुआ है, चाहे पर्यवेक्षक हो, चाहे परीक्षक हो या परीक्षण हो, यहां क्या शब्द निकलेगा? मूल ईक्षण निकल रहा है, यानी कि इच्छा। ये ध्यान रखना हमें। इससे बनने वाले कोई भी शब्द हो, चाहे ईक्षक हो, ईक्षण हो, ईक्षक हो, इच्छा हो, इसका मूल शब्द है देख, अर्थ है देखना। ये देखने वाला, ये देखने का कार्य, इसी से अर्थ निकलता है। हम शब्द युग्म वाले प्रकरण में जब आएंगे तब ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले शब्द हैं, क्योंकि एक ही शब्द से क्या क्या अर्थ बदल सकते हैं, वहां हमारी परिस्थितियां अलग हो जाएगी। वो हम अलग से टॉपिक इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है कृषि पर्यवेक्षक का, और वो ये है कि दिए गए शब्दों की संधि। यहां क्या लिखा है? शब्दों की संधि। मेरी इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें मैं सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं वह संधि है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर है तो वो संधि ही है। इसे मैं रीढ़ की हड्डी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इंसान के रीढ़ की हड्डी एक ही होती है, लेकिन हिंदी व्याकरण के लिए रीढ़ की अगर हड्डी कहा जाए तो चार ऐसे टॉपिक हैं जो कम से कम विद्यार्थी को पढ़ने चाहिए। बस वो पढ़ लेगा तो समझ लीजिए उसने हिंदी की रीढ़ की हड्डी जो है इन टॉपिक को क्लियर कर दिया और वो अपने व्याकरण का मकान खड़ा कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम संधि। एक उपसर्ग और एक प्रत्यय और एक समास, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिस पर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, और यही टॉपिक अन्य टॉपिक को भी क्लियर करवाते हैं। कैसे क्लियर करवाते हैं, मैं अभी एक एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। अगर आप संधि पढ़ रहे हो तो संधि पढ़ने के साथ साथ आप शब्द शुद्धि, इस टॉपिक को भी पढ़ लोगे। कैसे पढ़ लोगे? जैसे ये एक शब्द आ गया परीक्षा, क्या यह सही है?
ये एक शब्द आ गया परीक्षा। क्या ये सही है? ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए, अगर अर्थ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन जब शब्द शुद्धि की बात की जाए, तब संधि की बात कही जाए, तब यह अशुद्ध हो जाता है और यह शुद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों? मित्रों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिस पर बात कही थी, शब्द युग्म, मैं हर एक टॉपिक पर विशद व्याख्या करूंगा। शब्द युग्म, देखो ये देखने और सुनने में एक जैसा लग रहा है। जो देखने और सुनने में एक जैसा लगता है वह शब्द युग्म के दायरे में आ जाता है। देखने सुनने में एक जैसा है, अर्थ भिन्न है। शब्द युग्म में यही होता है, जो देखने सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है, जिसे कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। जैसे ये आ गया जलज और ये आ गया जलद, ये ज, ये ज, ये ल, ये ल, फर्क सिर्फ ज और द का ही है और अर्थ बदल जाएगा। इसलिए इन दोनों को किस में पढ़ते हैं हम? शब्द युग्म में पढ़ते हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूं संधि की। संधि हमें ज्ञान करवाएगी कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो संधि के दृष्टिकोण से बात करें तो परीक्षा शुद्ध है। क्यों सही है? क्योंकि परि एक उपसर्ग है और ईक्षा एक मूल शब्द है। अब संधि में नियम में आपको पढ़ाऊंगा, ई और ई मिलके बड़ी बनाएगा वो दीर्घ संधि में, और ये बढ़ जाएगा आपका बड़ा शब्द परीक्षा। संधि के दृष्टिकोण से शुद्ध अगर कोई शब्द बनेगा तो ये, इसमें संधि नहीं है, ये मूल शब्द है परीक्षा। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कीचड़। मित्रों, मुझे अच्छी तरह से याद है इस शब्द के साथ मेरे साथ क्या वाकया घटना घटी। एक विद्यालय था और विद्यालय में आप जानते ही हो प्रधानाचार्य कक्ष होता है, स्टाफ रूम होता है और पुस्तकालय। उसी तरह हमारा एग्जामिनेशन जिसको हॉल या परीक्षा भवन जिसको कहते हैं अपन, तो यहां मैं परीक्षा लिख रहा हूं, ये वाला परीक्षा कक्ष ऐसा लिखा हुआ था। देखिए इस शब्द के साथ क्या दुर्गति कर ली। परीक्षा का अर्थ क्या है? कीचड़। इसका मतलब उसका अर्थ क्या हो गया? कीचड़ कक्ष हो गया। हम बात कर रहे हैं परीक्षा की, एग्जाम की, इम्तिहान की, परख की। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे शब्द अभी आपको मैं समझाने वाला हूं कि कहां हम गलती कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, कौन से? संधि की। तो यहां एक एक की व्याख्या करूंगा। अभी आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किस तरीके से प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। शब्दों की संधि, शब्दों की संधि, इसका मतलब यह होता है आपको विकल्प दिए जाएंगे और वहां शब्द की संधि करके प्रश्न पूछा जाएगा। और वो कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि हुई है या नहीं हुई है। जैसे बात करें, यह है गति और यह एक शब्द है अवरोध, और यहां मैं एक शब्द लिख रहा हूं गत्यावरोध। मैं इसका अर्थ बता रहा हूं कि यह क्या है, शब्दों की संधि। इसका मतलब यह है कि शब्द दिए जाएंगे और उसकी संधि रूप आपसे पूछा जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने वहां होने वाले हैं, उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस तरीके से प्रश्न को घुमाया जा सकता है शब्दों की संधि को लेकर के। शब्दों का संधि विच्छेद, अब यहां मामला अलग हो जाता है। यहां शब्द दिया जाएगा और उसका संधि विच्छेद आपको पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया एक पावक, या कोई शब्द दे दिया जैसे दिग्गज, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि पावक का संधि विच्छेद क्या है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। जैसा कि यह बता रहा है हमें पाठ्यक्रम में यह बिंदु कि दिए गए शब्दों को जोड़ना, और यह जो है जोड़ना और जोड़े हुए रूप, 2 शब्द को जोड़ने के बाद क्या रूप बनता है,
ये दो विषय हमारे सामने, लेकिन हमने पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे भी अलग प्रकार के प्रश्न देखे जिस पर एग्जामिनर खुला हुआ है, अर्थात जो पेपर बनाने वाली एजेंसियां होती है, जो पेपर बनाते हैं, पेपर सेटर जिसे कह सकते हैं, वे यहां पर अन्य तरीके के भी प्रश्न बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी यण संधि के उदाहरण हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। या ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि संधि का जो नाम है, हमारे 3 प्रकार की मैं संधि होंगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्वर, और फिर व्यंजन, और फिर विसर्ग। और स्वर के भी कितने भेद हैं संधि के? 5। इन संधि के नामकरण के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब यह हुआ कि संधि का जो टॉपिक है वह दिखने में हमें सिर्फ एक लाइन का दिख रहा है कि हम इसको बस इतना संधि समझ लेंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और हमारा काम हो गया। नहीं, हमें 3 तरीके से संधि को पढ़ना है। एक तो शब्दों की संधि, एक ही तरीका पर्याप्त है, एक ही में सारा काम हो जाएगा। वो कैसे? मान लीजिए यह आ गया एक शब्द दावानल। अब ये एक शब्द है, इसकी संधि विच्छेद करो। ये तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। दूसरा, इसमें संधि कौन सी है, वो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और अगर परीक्षा में दाव और अनल मिलेगा, इस तरीके का शब्द मिल जाए, तो हम इसका परिणाम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ये इसका उत्तर हो गया। अब बात यह आती है कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये तीनों पढ़ने वाले हैं। जब तीनों पढ़ने वाले हैं तो ये बिंदु वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है मित्रों, वो ये है कि इन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इनके शब्दों के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे इसी के उदाहरण को ले जाओ, देखो ये दाव, इस दाव का मतलब क्या होता है? ये हमें कहां काम आने वाला है? ये हमें काम आने वाला है पर्यायवाची के हमारे जो टॉपिक होंगे, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द में, वहां काम आने वाला है। वहां क्यों काम आने वाला है? जैसे ये दाव एक शब्द है, अब ये किसका पर्यायवाची? ये संधि से हमें क्लियर हो जाने वाला है। ये दाव किसको कहते हैं? दाव कहते हैं वन को, या फिर किसको कहेंगे आप? जंगल को, या फिर किसे कहेंगे हम? कानन को, या फिर अरण्य, या अटवी। ये जंगल के पर्यायवाची। तो मित्रों, हमें एक और बात याद रखनी है, जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो साथ साथ में उनके अर्थ को भी समझें। क्यों? क्योंकि वो आपके किसी अन्य विषय के में भी हमारे सामने आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि संधि शब्द एवं संधि शब्द का संधि विच्छेद आपको किस तरीके से करना है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कहलाएगा हमारा संधि का टॉपिक। बस हम इस पर बात करेंगे, संधि के विषय पर। और संधि वाला जो प्रकरण हम जब क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा उपसर्ग एवं प्रत्यय। बहुत ही आसान है मित्रों, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि जो पढ़ लेता है अच्छी तरीके से, उसका उपसर्ग का टॉपिक 99% क्लियर है। कैसे क्लियर है? उदाहरण देकर के मैं समझाता हूं। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यह शब्द आ गया प्रत्येक। ये एक शब्द है, ये यण संधि का उदाहरण है मित्रों। मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि ये उदाहरण में हम आगे पढ़ लेंगे। इसमें यण संधि है और प्रति, और ये एक मूल शब्द है, इसका संधि विच्छेद हो गया प्रतिधन एक। प्रश्न ये है कि उपसर्ग में
क्या पूछा जा सकता है? उपसर्ग में आपको यह पूछा जा सकता है कि कोई भी शब्द दे करके उसमें उपसर्ग की पहचान पूछी जा सकती है, और यह हमारा उपसर्ग है। जब हम उपसर्ग के टॉपिक को पढ़ेंगे मैं पूरा बताऊंगा आपको उपसर्ग कैसे पहचाने, किस तरीके से होते हैं। एक तो यह हो गया कि उपसर्ग की क्या करें, पहचान करें। दूसरा ये कि उपसर्ग में से निर्मित कोई शब्द है, वहां क्या परिस्थितियां आती है हमारे हिंदी में। उपसर्ग जो आए हुए हैं वो मुख्य तरीके से 3 तरीके से स्रोत है हमारे। एक हमारा संस्कृत से जो हमारे हिंदी में आए, एक स्वयं हमारी हिंदी भाषा के उपसर्ग, और एक विदेशी भाषा के उपसर्ग। उदाहरण एक एक को ले रहा हूं मैं। जैसे एक ले लिया मैंने उपकार, जैसे एक शब्द ले लिया अधजला, और एक ले लिया नालायक। अब प्रश्न यह बनता है किसको लेकर के? उपसर्ग के स्रोत को लेकर के। देखो ये शब्द गौर से देखिए, यहां लड़के गलती कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं स्रोत। ये बिल्कुल अशुद्ध है। हमारे हिंदी में ये शब्द ही नहीं है मित्रों। स्रोत तो कोई शब्द होता ही नहीं है, बिल्कुल अशुद्ध है ये। अब ये क्यों गलती कर रहे हैं हम? ये बचपन में विद्यालय में जब हम पढ़े होंगे या हमारे को किसी ने पढ़ाया होगा, हमने जानकारी के अभाव में इस शब्द को ग्रहण कर लिया, या जिसने हमको पढ़ाया है उसने भी इस शब्द को अच्छी तरीके से समझा नहीं है, गुना नहीं, और हमें पढ़ा लिया हो। इसकी वजह से गलती हो सकती है। अब ये गलत क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि ये गड़बड़ी कहां हुई होगी। ये स्रोत जो लिखा गया है मित्रों, ये बिल्कुल अशुद्ध क्यों कह रहा हूं? वास्तव में क्या होता था जब हम विद्यालय स्तर में पढ़ते थे, मैं अपनी बात करता हूं, श्याम पट यानी काला काला रंग वाला बोर्ड हुआ करता था और व्हाइट कलर की चौक हुआ करती थी। गुरुजी जब पढ़ाते थे तो वो लिख तो सही रहे थे, वो स्रोत लिख रहे थे, वो स्रोत ही लिख रहे थे, परंतु हुआ ये चौक का मिलन पूरा हुआ ही नहीं। हमने उसको स्रोत लिख दिया, ये स्रोत लिख दिया। ये वास्तव में पूरी एक लाइन है। ये क में र लगता है मित्रों, क्र बनता है। प में र लगता है, प्र बनता है। म में र लगता है तो म्र बनता है। इसी तरह जब स में र लगेगा तो स्र बनता है, और ये ओ की मात्रा, और ये बन जाता है स्रोत, और हम बोलते हैं स्रोत। ये कोई शब्द नहीं है, ये शुद्ध है और यही प्रामाणिक है। एक शब्द और होता है, वो ये होता है स्तोत्र। ये तो शुद्ध है, इसका अर्थ है स्तुति। जैसे शिव महिमन स्तोत्र, तो यानी भगवान की जब आराधना करते हैं उस समय की जो स्तुति की जाती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक शब्द होता है ये वाला स्रोत, और स्रोत से बना है श्रोता यानी सुनने वाला। तो यहां ये शब्द है, ये अशुद्ध है। बस ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां ही क्या हो जाती है, गलतियों का एक बड़ा पुलिंदा बन जाती है। और ऐसे हिंदी में एक बिंदी नहीं लगाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये आप सभी जानते ही हैं। तो हम बात कर रहे थे इस शब्द पर, तो आप तो इसको सही मानिए। इसी शब्द को लेकर के हम तो गलत ये सीख गए, सहस्त्र सीख गए। ये बिल्कुल गलत है। सहस्त्र कोई शब्द ही नहीं होता, सहस्र होता। क्या होता है? सहस्र। ये स पूरा होता और इसमें र लगता है। सहस्र, सहस्र यानी हजार, सहस्र बाहु यानी हजार भुजाओं वाला, ये होता है। और ये लिखते हैं, बिल्कुल अशुद्ध है। ये शब्द शुद्धि में आपको मैं पढ़ाऊंगा, यही आएंगे परीक्षाओं में, यही आते हैं। जानकारी के अभाव में ये राइट कर लोगे आप, और वहां तो हम यही देखेंगे कि यही दिख रहा है और यही सही है, परंतु वो होगा नहीं सही। ये ध्यान रखना मित्रों। हाँ, हम बात कर रहे थे उपसर्ग के स्रोत को लेकर के, तो एक संस्कृत का, एक हिंदी का और विदेशी का। तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से उपसर्ग स्रोत के आधार पर अन्य 3 से भिन्न कौन है? देखो, उपकार, अधजला
और नालायक, ये तीनों के तीनों अलग अलग स्रोत के बने हुए। अब वो क्या करेगा पेपर सेटर, उपकार, प्रत्येक, व्यापार और अधजला, ये एक इसमें रख दिया। देखो उपकार में उप उपसर्ग है, प्रत्येक में मैंने अभी पढ़ाया आपको प्रति उपसर्ग है, व्यापार में भी वि उपसर्ग है। तो ऊपर के ये तीनों के तीनों संस्कृत भाषा से आए हुए, लेकिन अधजला ये हमारे हिंदी का है। इसका मतलब हुआ उपसर्ग स्रोत के आधार पर अन्य से भिन्न कौन हुआ, यही तो हुआ। तो हो सकता है तीन यहां से ले ले, तीन यहां से ले ले अधजला, इस तरीके से हिंदी के कोई तीन उदाहरण लेकर के एक विदेशी ले ले, तब क्या होगा, तो हमें विदेशी से बनने वाले उपसर्ग को समझना पड़ेगा। उपसर्ग तो बहुत ही आसान है मित्रों, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यहां आपको एक सावधानी रखनी है कि आपका जो ये टॉपिक है उपसर्ग का, हमें सबसे ज्यादा जो समझना है वो सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग को। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो मित्रों 22 हैं, बस इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। क्यों, क्योंकि ये सभी तो नहीं लेकिन कुछ संधि करते हैं, तो संधि से शब्द बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। लेकिन हिंदी वाले कभी संधि नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही आते हैं, इसलिए बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। और विदेशी वाले भी संधि नहीं करते। तो समझने के लिए सिर्फ आपके 22 उपसर्ग बस, बाकी ये तो याद हो जाएंगे, वैसे भी हम पढ़ लेंगे कौन कौन से हैं, उनको समझ लेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान करना। टॉपिक को समझिए क्या कह रहा है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग अर्थात उपसर्ग कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे संयोग कर रहे हैं, तथा शब्दों से उपसर्ग, कोई शब्द है उससे उपसर्ग को निकालना। जैसे अभी मैंने प्रत्येक शब्द दे दिया, इसमें से उपसर्ग निकाला हमने, तो क्या उपसर्ग निकला, प्रति। ये क्यों निकला, क्योंकि हमें संधि अच्छी तरीके से पता है, इसलिए प्रत्यय को अलग करना, पृथक करना है, उनकी पहचान करना। जैसे अब मैं प्रत्यय की बात कर लेता हूं कि प्रत्यय का किस तरीके से आप पृथक करोगे और कौन प्रत्यय अलग तरीके से हुआ है। इसके अलावा भी प्रश्न क्या बनते हैं वो समझने बहुत आवश्यक है। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय सभी है, ऐसा प्रश्न बन करके आया। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी तभी उस प्रश्न को सरल कर सकता है जब उसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सबका अच्छी तरीके से ज्ञान हो। ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। या किस विकल्प में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि सभी उदाहरण उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित है, या सभी उदाहरण में संधि या उपसर्ग दोनों। आजकल दो दो प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपका जो है सिलेबस है वह 15x3 यानी कि 45 अंक है। आपके 45 अंक का आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। उस प्रश्न पत्र में आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाने वाले हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें, एक एक टॉपिक की, तो 15 से ज्यादा हो गए टॉपिक। तो अगर हम संधि का टॉपिक ले लें, उपसर्ग का टॉपिक ले लें, प्रत्यय ले लें, पर्यायवाची ले लें, विलोम शब्द ले लें, शब्द युग्म ले लें, इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, इसके अलावा एक वाक्यांश, आपके एक वाक्यांश भी होंगे, ठीक है ना, और समास और वाक्य शुद्धि से संबंधित, शब्द शुद्धि से संबंधित मेजर 10-15 तो हो गए होंगे ये। अब बात ये आती है, क्या एक ही विषय को लेकर के दो प्रश्न आ सकते हैं? बिल्कुल, ये कोई आपके सिलेबस में नहीं कह रखा है कि मैं पर्यायवाची के 2 प्रश्न दूं या ना दूं, ये पेपर सेटर पर है। फिर भी अपन मान के चलते हैं कि प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन मान लो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी टॉपिक पर 2 प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है मित्रों। फिर भी बड़े टॉपिक हमारे लिए जो है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनमें 2 क्वेश्चन की संभावना रहती है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि संधि लगभग 10 से 12 घंटों का टॉपिक है, और 10 से 12 घंटे के टॉपिक में एक प्रश्न बना देना बेईमानी हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े संधि के प्रकरण में लगभग ना करते हुए 1000-1200 के उदाहरण लगभग हम पढ़ने वाले हैं, और उनमें
एक प्रश्न दे तो नाइंसाफी हो जाती है। इसलिए पेपर सेटर संधि के विषय में जब भी प्रश्न बनता है तो 2 प्रश्न बना देता है, और वह सौभाग्य कह सकते हैं किसी विद्यार्थी का अगर संधि में कमजोर है और एक ही प्रश्न आवे और दूसरा आवे ही नहीं, वो अलग अलग परिस्थितियां बनती है, तो हम उन पर बात नहीं करते हैं। फिलहाल तो अपन बात करते हैं कि प्रत्यय को लेकर के प्रश्न किस तरीके से बनने वाला। एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, मानव, ये एक शब्द है। मानव में क्या प्रत्यय, ये एक सीधा प्रश्न दे दिया। क्या पूछा है? प्रत्यय की पहचान। किसकी पहचान करनी है? प्रत्यय की पहचान। इसका मतलब सीधा सीधा प्रश्न आया, प्रत्यय बचाओ, यानी कि इसमें पहचान करके बताओ कि प्रत्यय क्या है। अब ये कैसे कर पाओगे? जब प्रत्यय का नॉलेज होगा तो ही, या हमने इस शब्द को पढ़ा होगा तो। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, प्रश्न किस तरीके से इसमें और बन सकता है, ये नहीं पूछा जाए और प्रश्न को बदल दिया जाए। देखिए इसको क्या लिखा है, एक एक को। ये प्रश्न बना दिया आपके सामने मैंने, समझ लीजिए ये अभी इस आने वाली हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो की भर्ती परीक्षा है उसमें ये प्रश्न बनने वाला है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यय से संबंधित शब्द अशुद्ध है? प्रत्यय प्रयोग हुआ है और फिर वो शब्द अशुद्ध बन गया, कौन सा हो सकता है? हम क्या उत्तर देंगे? देखो इसको समझें। अब इसके लिए क्या हमें नॉलेज होना जरूरी है? हमें ये जो पीछे लगे हुए हैं मित्रों, ये सारे के सारे प्रत्यय और इनके कुछ नियम हैं जो हम प्रत्यय के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर भी जब प्रश्न है तो इसका उत्तर हम पहुंचे इसकी तरफ। क्या होना चाहिए? देखो, मनु में अप्रत्यय लगता है तो मानव शब्द बनता है। ये मित्रों मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रत्यय के टॉपिक में, संतानवाचक अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं हमारे, उसमें ये। तो मनु में क्या प्रत्यय लगा है? अप्रत्यय लगा है। अब इस शब्द को देखो, और प्रश्न जब बन के आएगा कि मानव में प्रत्यय क्या है, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? अव होगा। बस यही लड़के गलती कर देंगे कि मानव अव, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा? व, तो दूसरा भी गलत होगा। और तीसरा ऑप्शन होगा अ, वहां तक तो पहुंचने वाले नहीं है, क्योंकि अ क्या प्रत्यय होता है? या तो अ पीछे लगते वो प्रत्यय होते हैं, बचपन से ही पढ़ के आए हम, तो पीछे तो क्या आ रहा है? वह आ रहा है, या अव की ध्वनि आ रही है, अ तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हम तो ऐसा सोच करके आ जाएंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अव की ध्वनि आ रही है, मान लीजिए ये नहीं होगा तो ये होगा। इन दोनों में से यही कोई न कोई सेलेक्ट कर लेगा, परंतु ये दोनों अशुद्ध है और ये शुद्ध है। अब आप कहोगे सर अ तो है ही नहीं, तो यही हम पढ़ाने वाले हैं। गंगा में ए लगेगा तो गांगे ही बन जाएगा, ये भी सही है। पर्वत में ई लगेगा पार्वती बनता है, पर्वत में ई प्रत्यय लगेगा संतानवाची तो वो पार्वती बन गया। अब व्यवहार में इक लगेगा तो व्यवहारिक तो होता है, यही तो सही है, यही तो होता है, परंतु ये हमारा भ्रम है, ये बिल्कुल अशुद्ध है, व्यावहारिक कोई शब्द ही नहीं। जब जब इक प्रत्यय लगता है तो इसके 4 नियम लागू हो जाते हैं, फिक्स है। एक प्रत्यय लग गया इसका मतलब वो शब्द के साथ 4 परिवर्तन करवाएगा। वो प्रत्यय के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, पूरी विशद व्याख्या करूंगा इसकी। फिलहाल हम इतना समझें कि एक प्रत्यय जब भी लगता है तो अ और आ जो होते हैं वो आ में बदल जाते हैं, यानी अ तो बदल जाएगा आपके आ में, आ होता वो आ ही रहता है। अब कहां बदलते हैं? प्रारंभिक स्वर में। प्रारंभिक स्वर क्या है?
य, और य में स्वर क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अ किस में बदलेगा? आ में। इसलिए ये व्यवहारिक न होकर के क्या बन जाएगा? व्यावहारिक। समाज में इक लगता है तो सामाजिक बनता है, अर्थ में इक लगता है तो आर्थिक बनता है। देखो ये शब्द है अर्थ, ये शब्द है संसार। इसी तरीके से अन्य शब्द ले लेते हैं। ये एक शब्द है प्रथम, ये एक शब्द है मध्यम। आपको क्या ध्यान रखना है जो मैं कह रहा हूं वो समझिए। प्रारंभिक स्वर, प्रारंभिक स्वर यानी जो वर्ण होता है उसमें स्वर क्या है? अर्थ में क्या है? अ। संसार में क्या स्वर लगा हुआ है? अ। प्रथम में क्या लगा हुआ है? अ। और मध्यम में क्या लगा हुआ है? अ। अब हम क्या करेंगे? एक प्रत्यय लगाएंगे तो इनको बदल देंगे आ में, अर्थ को करेंगे आ में, तो क्या बन जाएगा? आर्थिक। हालांकि आगे भी चेंज, पीछे वाला वो मैं आपको प्रत्येक टॉपिक में पढ़ाऊंगा डिटेल। संसार में स का क्या बन जाएगा? सा, ये बन जाएगा सांसारिक, सांसारिक। इसी तरीके से प्रथम से प्राथमिक, मध्यम से माध्यमिक। इसका मतलब यह हुआ कि यहां व्यावहारिक आना चाहिए था। और जब शब्द शुद्धि की बात करेंगे तो ए बी सी डी, और पहला ही ऑप्शन लिखा होगा व्यवहारिक। और प्रश्न क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यही आएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? यूं आएगा। और पहला ऑप्शन फांसी का फंदा होता है मित्रों, याद रखना। पहले ऑप्शन में हमें पेपर सेटर बोल्ड कर देता है कि हाँ यही है, ठोको, 2 नंबर अपने 3 नंबर गिन लो। नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले, गलत हो गया। व्यवहारिक नहीं होता। अरे इस लड़के को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक आदमी नहीं, हम ऐसा बोल देते हैं, परंतु वो सिर्फ बोलने में कुछ नहीं होता। वास्तव में उसकी व्याकरणिक स्थिति क्या है, वो आज बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से प्रत्यय को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। तो उपसर्ग और प्रत्यय या तो उनका संयोग पूछा जा सकता है, या फिर किसी शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग को अलग करने की बात पूछी जा सकती है। चलिए देखें, मैं आपके साथ एक अगर आप मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ रहे हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये मैसेज सेंड करना कि मैं आपका आंसर क्या है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। चलिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, असफलताएं। देखते हैं कि असफलताएं एक शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, ये पहचान करके दे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए मित्रों। असफलताएं आपके लिए मैंने एक शब्द दिया, आपको मैंने चुनौती दी है। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति याद आ रही है मुझे कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई और उसमें सुधार करो। आपने ये कविता बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। असफलताएं, इसमें उपसर्ग क्या है, कितने उपसर्ग हैं, इसमें मूल शब्द क्या है, ये पहचान करके आप बताइए। फिर मैं इसका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि यह शब्द कहाँ है। जानने के लिए अगला वीडियो, अगला एपिसोड जरूर देखें कि इस शब्द में क्या छुपा हुआ है। मैं अपने अगले वीडियो में इस पर मैं विशद व्याख्या करूंगा, तभी तो मजा आएगा, आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर। समस्त पद रचना करना, समस्त यानी सामासिक पद पर विग्रह करना। देखो मित्रों क्या शब्द आ गया, अभी अभी पढ़ाया मैंने, एक प्रत्यय। क्या आ रहा है? सामासिक। वास्तव में इसमें क्या शब्द है? समास। और प्रत्यय क्या लगा? एक प्रत्यय। एक प्रत्यय जब भी लगेगा प्रारंभिक स्वर में क्या होगी? वृद्धि। तो अ किस में बदल गया है? आ में बदल गया। देखो सामासिक का मतलब क्या होता है? इसमें मूल शब्द है समास। अब हमको यह पता पड़ गया। अब मूल शब्द की पहचान भी आपको प्रश्न में पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्यय लग गया। समस्त पद, समस्त पद क्या होता है वो समझिए। समस्त पद वो होता है जब हम कारक चिन्ह का लोप कर ले। कैसे? देखिए, जल की धारा बह रही है, यह एक वाक्य मित्रों।
सबसे पहले तो मैं बात करता हूं समास की, कि समास क्यों पढ़े हम, और समास हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है हिंदी के हिसाब से। समास का मतलब होता है, महिला पर्यवेक्षक में यह प्रश्न आया इसलिए मैं कह रहा हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आता है तो महिला पर्यवेक्षक में भी आ सकता है, महिला पर्यवेक्षक में आता है तो एग्रीकल्चर में। ऐसा कोई प्रश्न कोई फिक्स नहीं है कि उसमें आ गया तो इसमें नहीं आए, व्याकरण है तो किसी में भी आएगा। प्रश्न सीधा आ गया, पूरा समास का टॉपिक पढ़ लिया लड़कों ने 10-10 दिन तक, और आया क्या, समास का मतलब क्या होता है, बस इतना सरल, फिर भी लड़के नहीं कर पाए। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, कम करना। कम कैसे करें, ये देखो इतनी बड़ी लाइन लिख दी, जल की धारा बह रही है। अब यहां जो की है ये कारक चिन्ह है, सबको पता है, कर्ता कर्म करण ये हमारे कारक हैं, और इनके कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, बचपन में आपने पढ़े होंगे, हालांकि समास में मैं वापस पढ़ाऊंगा आपको। हम इसको कम कर रहे हैं, जल की धारा बह रही है, कितनी बार बोलोगे जल की धारा, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमने इसको कम कर दिया, और ये शब्द और ये शब्द इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और एक नया शब्द बना दिया, जल धारा। अब मित्रों ये जो जुड़ा हुआ जो रूप है ये सामासिक पद है, बस वही तो कह रहा है, समस्त पद की रचना करना। दो अलग अलग, देखो आज दिन तक तो पेपर बनाया नहीं है इस तरीके का। अगर मुझे कहें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर बनाना तो मैं वाक्य दूंगा, और वाक्य में से ही शब्द बना के आपको पूछूंगा कि बताओ इसमें समस्त पद क्या बन सकता है, तो समस्त पद ये बनेगा, जल की धारा बह रही है तो हमने क्या शब्द बना दिया, जल धारा बह रही है, अर्थ नहीं बदला, जल धारा बह रही है। अमृत धारा, अमृत की धारा, इसका मतलब अमृत और धारा दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों अलग अर्थ रखते हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। जब दो स्वतंत्र अस्तित्व वाले शब्द क्या किए जाएं, आपस में जोड़ दिए जाएं, बस वही तो है समस्त पद की रचना करना। अब क्या कह रहे हैं कि समस्त पद का विग्रह करना। कैसे विग्रह करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, मान लीजिए यह आ गया जल धारा शब्द, अब इसको वापस तोड़ो, इसके टुकड़े करो, जो टुकड़े यहां थे उसको वापस निकालो, तो जल की धारा, जल की धारा, यह है इसका विग्रह। इसका मतलब यह हुआ, आपको समास में किसी शब्द को तोड़ना और किसी शब्द के तोड़े हुए रूप को जोड़ करके देखना, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि टॉपिक कह रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस टॉपिक के साथ अन्य भी पेपर सेटर प्रश्न बना देगा। क्यों बनाएगा, इसका कारण है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती साल 2-3 साल में एक बार आती है, जबकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पटवार हो, क्या कहते हैं हमारे ये कनिष्ठ लिपिक वगैरह, एलडीसी वगैरह, बहुत सारी होती है, बहुत हर साल कोई न कोई भर्ती परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र आता ही है, और बनाने वाला बनाता ही है, तो इसलिए वो वहां खुला रहता व्याकरण को देख करके, तो उसके दिमाग में ये नहीं रहता उस समय कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ही प्रश्न बना रहा हूं, तो कई बार सिलेबस दिमाग से निकल जाता है, और बस ये जो मर्यादित भाषा जो लिखी गई है उससे परे प्रश्न बन जाते हैं, और फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि ये तो हमारे पाठ्यक्रम में था ही नहीं, और प्रश्न आ गया वगैरह, और कोर्ट में बहुत सारी पेपरबाजी होने लग जाती है। तो आपको तो सिलेबस के हिसाब से तो पूछा यही जाना चाहिए, फिर भी हम इसके भरोसे नहीं रहे, हम इनके साथ और भी प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। देखिए मित्रों, समास के टॉपिक को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि कौन सा टॉपिक में हम किस किस के उदाहरण को पढ़ें। समास मूलतः तो 4 है, मूलतः 4 है, मैं आज कह रहा हूं और जब पढ़ाऊंगा तब भी कहूंगा। हम जब 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में थे तब हम 6 समास पढ़ के आए, मैंने भी 6 ही पढ़े थे बचपन में, जब मैं कभी विद्यार्थी जीवन में रहा हमारे स्कूली स्तर के, आज भी विद्यार्थी हूं, पढ़ ही रहा हूं, यूं ही समझिए। जब भी तक व्यक्ति है और जब तक ज्ञान प्राप्त कर रहा तब तक वो ज्ञान पिपासु है, वो विद्यार्थी है, विद्या का जो अर्थ ग्रहण करने वाला वो विद्यार्थी। तो उस समय समास कितने थे, 6 ऐसा बताते थे, लेकिन वास्तव में कितने हैं, 4। ये 4 समास हमें पढ़ने हैं,
और इन चारों ही समास को, वो कौन कौन से समास है वो तो हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि 4 हमें कौन से पढ़ने हैं और 6 क्यों हो गए, उनकी पूरी एक लंबी कहानी, उस पर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें जब समास का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इनकी मैं विशद व्याख्या करूंगा। लेकिन बात यह आ रही है कि इससे अन्य प्रश्न क्या आ सकते हैं। अन्य प्रश्नों में बात कर रहा हूं कि किस विकल्प में विग्रह अशुद्ध है। इसका मतलब यह हुआ, आपको मैं एक शब्द के माध्यम से समझा रहा हूं वो कैसे यह प्रश्न बना है। एक शब्द है रसोईघर, रसोईघर ये एक शब्द है। ये एक शब्द है देवालय, और ये एक शब्द है चिकित्सालय। इसी के साथ में एक शब्द और है खतफूल, कर्णफूल, स्वर्णफूल, और रजत फूल। इसको तो अपन नहीं लेते, छोड़ो, अब इसी में समझते। देखो क्या लिखा है, हथफूल, कर्णफूल, स्वर्णफूल, सारे एक जैसे लग रहे हैं, सब में फूल है और हम भी फूल बन जाएंगे अगर परीक्षा में इनको ध्यान से इनको नहीं समझेंगे तो। हथफूल विग्रह क्या होगा, हथ यानी हाथ, हाथ के लिए फूल, अर्थात हाथ में फूलों की माला हो सकती है, हाथ में फूल लेकर के बैठना, इसका अर्थ है। कर्णफूल, कर्ण के लिए फूल, हमारे जो कान है, कानों में गजरा वगैरह लगाने के लिए, फूलों की माला वगैरह ऐसे कानों को सुशोभित करने के लिए लगाया जाए, वो कर्णफूल है। लेकिन स्वर्ण फूल, स्वर्ण के लिए फूल, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण फूल का मतलब स्वर्ण के लिए, सोने के लिए क्या फूल होगा, नहीं, स्वर्ण से बने फूल, ये स्वर्ण से बना फूल, यहां कारक चिन्ह से है और यहां के लिए है, के लिए। मित्रों बस ये बारीक प्रश्न ऐसे बनाए जाएंगे, एक जैसे लग रहे हैं, हथ फूल, हाथ के लिए फूल, कर्ण फूल, कर्ण कान के लिए फूल, लेकिन स्वर्ण फूल क्या होगा, स्वर्ण के लिए फूल नहीं, स्वर्ण से बना फूल, अर्थात स्वर्ण से जो बना है उस फूल की बात की जा रही है। तो यहां से तो अन्य 3 से भिन्न कौन हो गया, ये हो गया। तो विग्रह के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें कौन अशुद्ध विग्रह हुआ है, कौन शुद्ध विग्रह हुआ है, इस तरीके से प्रश्न। अब रसोई घर, रसोई के लिए घर, देवालय, देव के लिए आलय, चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, और चौथा ऑप्शन आ गया हिमालय। तो अब इसका विग्रह हिम के लिए आलय नहीं हो सकता। हिम यानी बर्फ होता है, हिम के आलय नहीं, हिम से बना आलय, अर्थात जहां बर्फ ही बर्फ है उसकी बात कही जा रही है। तो ये एक जैसा लग रहा है, आलय आलय आलय, तो हम इनको एक कैटेगरी में डाल दें, नहीं, पर ये विग्रह में अन्य 3 से भिन्न कौन है, ये मतलब इसका विग्रह अलग हुआ। ये देवालय, देव के लिए, ये चतुर्थी, अर्थात ये दोनों ऊपर के तीनों क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, और हिम से बना आना, ये अलग हो गया। तो यहां प्रश्न इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, और समास के नाम को लेकर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीधे सीधे दशानन में कौन सा समास है, ये सीधा प्रश्न बता दिया क्या होगा, इसमें बहुब्री समास है दशानन में, क्योंकि देवी देवताओं के जितने भी नाम है सारे बहुब्री में होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो समास के नाम को लेकर के कोई यहां प्रश्न जैसा कि कहा है नहीं बनता, लेकिन फिर भी बना देते, और ये इसी तरीके। अगला है शब्द युग्म, अर्थात शब्द युग्मों का अर्थभेद। बहुत ही आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें करना कुछ भी नहीं है।
ये है जलज और ये जलद। ये मित्रों विद्यार्थी को स्वयं अपना ये विषय मजबूत करना पड़ेगा। ये तो याद करने वाला है, ये याद करने का टॉपिक है। फिर भी हम संधि समास पढ़ेंगे, उसमें खूब आ जाएंगे, मैं आपको सब पढ़ा लूंगा। क्यों? ये प्रत्यय का कमाल है। देखो मैं क्या अभी थोड़ी देर पहले यही तो बता रहा हूं कि प्रत्यय का आपको नॉलेज है, आपका काम यूं क्लियर हो जाएगा। ये जलज है, इस जलज का अर्थ क्या होता है, जलद का अर्थ क्या होता है, इसको छोड़ो, पहले इस प्रत्यय को समझो तो सारे काम यही क्लियर हो जाएंगे। याद रखना, जब जब हम इस ज को पढ़ेंगे इसका मीनिंग है जन्म लेने वाला, बस जन्म लेने वाला, और इसका अर्थ है देने वाला, देने वाला। बस इतना याद रख लिया तो सब काम क्लियर हो गया हमारा। जल में जन्म लेने वाला उसे जलज कहते हैं मित्रों। याद रखना, जो जल में जन्म लेता है वो सब जलज कहलाते हैं, चाहे वो सिप्पी हो, चाहे घोंगा हो, चाहे मछली हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे मेंढक हो, सब जलज कहलाएंगे। हमारे अनेकार्थक, हमारे हिंदी में एक टॉपिक होता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ, वो अनेकार्थक की श्रेणी में आता है। अर्थात मेंढक को भी जलज कहेंगे, मगरमच्छ को भी जलज कहेंगे और मछली को भी कहेंगे। जब जब आप मछली का पर्यायवाची पढ़ोगे मित्रों तो उसमें जलज भी मिलेगा, तो इसका मतलब जल में जो जन्म लेता। परंतु ये सारे के सारे गौण हो गए और इसका अर्थ एक रूढ़ हो गया, निश्चित, और वो हो गया कमल। वर्तमान में जलज सिर्फ एक के लिए, और वो किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं, क्योंकि कमल जल में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, इसलिए। तो कमल के पर्यायवाची के में कौन आएगा? जलज आएगा। जल को कौन देता है? जल को कौन देता है हमें? बादल, बस बादल। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहां पर पानी के पर्यायवाची लिख रहा हूं मित्रों, बहुत ही आसान है। देखिए मैं एक पन दो काज वाली बात कर रहा हूं। पानी के पर्यायवाची में क्या क्या पर्यायवाची आते हैं? जल, नीर और वारी और तोय और अंबु। चलो शॉर्ट में समझा रहा हूं अभी। अंबु, जल, नीर, वारी, तोय, अंबु, पन, आप, बहुत सारे पर्यायवाची, इतने ही समझ लो तो बहुत है। जल, नीर, वारी, तोय, अंबु। पानी के पर्यायवाची में प्रत्यय लगाओ सीधा ज, जलज, नीरज, वारिज, तोयज और अंबुज। सीधे के सीधे किसके अर्थ निकल जाएंगे? कमल के। कहां याद करने की जरूरत है हमें? बस समझना है कि ज लगने के बाद हमेशा पानी के पर्यायवाची में कमल का पर्यायवाची बन जाता है, और पानी के पर्यायवाची में द लगाओगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। द लगाओगे तो क्या बनेगा? जल द, नीरद, वारिद, तोयद, अंबुद वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची बन गए? बादल के। तो शब्द युग्म में शब्दों का जोड़ा आता है, एक जैसा दिखता है, अर्थ अलग अलग होते हैं, उनके ऊपर प्रश्न बनाए जाएंगे। बहुत सारे हैं, मैं पूरा आपको इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए उन पर बात करके हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझिए, शब्द होंगे और युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, उनके अर्थ भेद, उनके अर्थ। जैसे देखिए ये आ गया निर्माण और एक आ गया निर्वाण, एक आ गया जरा और एक आ गया जरा। देखिए कितने बारीक अंतर है, कुछ भी नहीं है, खाली एक बिंदी लगाने से अर्थ बदल जाएगा। इस जरा और इस जरा में क्या अंतर है? इस जरा और इस जरा में क्या अंतर है? निर्माण और निर्वाण में क्या अंतर है? मित्रों बहुत ही मजा आने वाला है इन शब्दों को पढ़ने में। एक उदाहरण देकर के एक को ही समझा रहा हूं, देखो एक ही ले लेते अब, खाली जरा और जरा। ये शब्द है जरा और ये शब्द है जरा। हम एक ही शब्द जानते हैं, ये बिंदी वाला तो जानते ही नहीं है, बस जरा, परंतु इन दोनों में अंतर है।
और दोनों ही प्रयोग में अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ये जरा का अर्थ है बुढ़ापा और यह है जरा, इसका उच्चारण यहां से होता है गले वाले भाग में। अरबी फारसी ध्वनियां, अरबी फारसी में कौन कौन? क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज, फ। इनका उच्चारण कहां से होता है? गले के यहां पर मांसपेशियां होती है, वहां से होता है इसका उच्चारण। यहां हवा बिल्कुल सीधी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यहां रुकने के बाद, गुंजन होने के बाद बाहर निकलती है। ये है जरा यानी बुढ़ापा और ये है जरा, और इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा। बस ये अंतर है। अब कोई व्यक्ति कहीं बस में जा रहा है, यात्रा कर रहा है, और वो उच्चारण अगर गलत कर रहा है, जरा उधर खिसकना, इसका मतलब बुढ़ापा उधर खिसक, इसका अर्थ हो गया जरा सी दिल में दे जगह, तो बुढ़ापे में क्या खाक जगह दे? यहां उच्चारण होना चाहिए जरा, जरा उधर खिसकना, जरा सी दिल में दे जगह। उच्चारण नहीं है, हम उच्चारण गलत करते हैं तो अर्थ फिर तो गलत होने वाला है। तो इतना बारीक अंतर शब्द युग्म में आएगा। अब आप सोच लीजिए, ऐसे कई शब्द हैं एक जैसे दिखने वाले, कहीं न कहीं मात्रा की बस इसमें मिस्टेक होगी, किसी की होगी किसी की नहीं होगी, एक जैसे दिखेंगे, तो वो शब्द युग्म में आने वाले हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द पर क्या बात कर सकते हैं? बहुत ही सरल है कि पर्यायवाची विलोम शब्द, पहले पर्यायवाची की बात कर लें। मित्रों, आज से ही अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आज से ही नियम बना लो कि मैं रोज 5 पर्यायवाची याद करूंगा, तो ये काम होने वाला। क्यों? आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं, यमुना के पर्यायवाची बता दो मुझे, बस यमुना के पर्यायवाची बता लीजिए, देखकर नहीं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, आपने पढ़ा है तो। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि यमुना के पर्यायवाची कैसे याद करें। मैं इसी के क्यों बता रहा हूं, और भी बहुत सारे हैं, केवल समझना है कि पर्यायवाची को याद करने का तरीका क्या है। वो मैं आपको पूरे पर्यायवाची टॉपिक में बताऊंगा कि आपने 10 भी याद कर लिए तो कितने के पर्यायवाची क्लियर होने वाले हैं। यमुना के पर्यायवाची पर ही मैंने जोर क्यों दिया? क्योंकि हम यमुना के बारे में जानते नहीं है। हम सीधे सीधे मैं कहूं पेड़ के पर्यायवाची बताओ तो 1 या 2 मुंह से बता पाओगे। हमारी हिंदी बड़ी विशुद्ध भाषा है मित्रों। देख लीजिए, मैं पानी की बात कर लूं, पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, अंबुपन, आप न जाने कितने 10-12 पर्यायवाची एक शब्द के मिल जाते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? WATER, यही होता है वाटर, 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 इंग्लिश में वाटर, बस इतना ही। क्या वाटर के अलावा कोई अंग्रेजी में इसका पर्यायवाची है? पानी के पर्यायवाची के लिए तो हमारे हिंदी में लिस्ट है इतनी लंबी, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द सीमित कर दिया। देखिए हमारे सामने कितने शब्द हैं, इसलिए तो प्रश्नों की संभावना बढ़ती जाती है, प्रबल हो जाती है। पानी के पर्यायवाची में एक शब्द दे दिया, लेकिन मित्रों मैं आपको एक और शब्द आज लेके जा रहा हूं, याद कर लेना, एक्वा। ये भी अंग्रेजी में पानी का ही पर्यायवाची। एक्वाफिना, एक्वागार्ड, ये सब शब्द किससे बने? इसी से ही बने, एक्वा पानी को ही कहते हैं। और बाकी तो रसायन की भाषा में जाओगे तो H2O वगैरह न जाने क्या क्या मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो मैं साइंस तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, तो मैं तो बात कर रहा हूं पानी के पर्यायवाची की। तो आप तो यमुना के पर्यायवाची याद कर लेना, और बाकी मैं बताऊंगा इसको याद करने का तरीका क्या है। हालांकि पर्यायवाची में आधा काम तो हमारा प्रत्यय कर लेगा। कैसे कर लेगा? जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं खाली, बस, धी, द, ज, स्विनी। मित्रों ये सारे के सारे पर्यायवाची, अगर आपको इनके अर्थ पता है तो इनसे बनने वाले पर्यायवाची भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, पानी के पर्यायवाची में धी लगेगा, समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। जैसे देखो, जलधि यानी कि जल को जो धारण करना,
और जल को कौन धारण करता है? समुद्र धारण करता है, इसलिए वो जलधि है। निरधि, वारिधि, तोयधि, अम्बुधि सारे पर्यायवाची किसके हैं? समुद्र के। द यानी देने वाला, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये भी बता रहे हैं स्विनी यानी बहना, भाई बहन सिस्टर वाली बहना नहीं, फ्लो वाली बहना। जैसे ये है जलस्विनी, जलस्विनी जल को बहाकर ले जाने वाली, और जल को बहाकर ले जाती है कौन? नदी, इसलिए जलस्विनी किसका पर्यायवाची हो गया मित्रों? नदी का। तो एक बात तो क्लियर होगी, पानी के पर्यायवाची में जब जब स्विनी लगेगा नदी का पर्यायवाची, ये बस ये काम क्लियर हो गया। ये थोड़ी ट्रिक दिमाग में बैठा के रखें। और ज लगे तो कमल के पर्यायवाची, द लगे तो बादल के पर्यायवाची, दी लगे तो समुद्र के पर्यायवाची। अरे पर्यायवाची तो एक ही याद करने थे पानी के, और ये इतने तो यूं ही याद हो गए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे होंगे, हम इनको अगले वीडियो में अपने समझाएंगे जब ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं मित्रों। जो विपरीत अर्थ प्रकट करे, विपरीत यानी कि उल्टा दिखाए। अब इस विपरीत वाले में क्या क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, अगर कोई उपसर्ग से शब्द बनाए तो उसका विलोम जहां तक हो सके मित्रों उपसर्ग से ही लिखें। अगर कोई शब्द प्रत्यय से बना हुआ है तो उसका विलोम भी प्रत्यय से लिखें। अगर कोई शब्द संस्कृत का है तो जहां तक हो सके उसका विलोम संस्कृत ही होना चाहिए। अगर कोई तद्भव यानी हिंदी का, तो उसका विलोम भी तद्भव से ही होना चाहिए। अगर कोई शब्द विदेशी है तो उसका उपसर्ग क्या विलोम शब्द भी क्या होना चाहिए? विदेशी। बस ये मूलभूत बातें याद रख ली आपने। किसी भी हालत में विलोम क्लियर नहीं हो, टॉपिक आपका अशुद्ध नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। अगर ये नहीं है तो आप गलती करने वाले हो। कैसे गलती करने वाले हो? देखिए, ये एक शब्द है मृत्यु, ये एक शब्द है मरण, और ये एक शब्द है मौत। ये एक ही अर्थ बताते हैं मरने से संबंधित। चाहे मृत्यु कहो, चाहे मरण कहो, चाहे मौत हो गई, सबका अर्थ एक ही, ये पर्यायवाची। यहां तक तो बात आपने क्लियर कर ली होगी। क्या जन्म जब प्रशब्द आएगा परीक्षा में तो क्या मैं इसका विलोम मौत लिख सकता हूं? क्या मैं इसका विलोम मरण लिख सकता हूं? क्या मैं इसका विलोम मृत्यु लिख सकता हूं? बहुत बार मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, मैं प्रतियोगी परीक्षा की बात कर रहा हूं मित्रों। 6-7 स्टैंडर्ड नहीं, 6-7 स्टैंडर्ड में बच्चों की भावना देखी जाती है। अगर किसी लड़के ने जन्म का विलोम मौत लिख लिया, उसे कोई भी पेपर सेटर गलत नहीं कर सकता, उसको राइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ बच्चे का जो भावना है कि जन्म हुई है तो वो मरेगा, वो उसकी मौत है। अब बात ये आती है, इसे गलत क्यों कहा है प्रतियोगी परीक्षा में? इसमें अर्थ तो सेम है, फिर ये विलोम गलत क्यों हुआ? अब बात ये आती है, क्यों आती है? अगर कोई संस्कृत का शब्द है तो उसका विलोम संस्कृत होना चाहिए मित्रों। जन्म शब्द संस्कृत का है, लेकिन मौत नहीं है और मरण भी नहीं है। अब बचा कौन? मृत्यु। इसलिए जन्म का विलोम जब जब पूछा जाए तब तब मृत्यु ही राइट होगा और मृत्यु ही लिखा जाएगा। क्यों? इस नियम के हिसाब से। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। हां, अगर परीक्षा में जन्म आ जाए तब इसका विलोम मरण होगा। क्यों? क्योंकि तद्भव का विलोम तद्भव होता है। तो ये जन्म का तद्भव है, बिगड़ा हुआ रूप है संस्कृत से, तो और मृत्यु का क्या है? मरण है। बस ये सामान्य बातें याद रखनी। अब मैं कह रहा हूं उपसर्ग ही होना चाहिए। जैसे देखिए,
यह है उपकार, यह संस्कृत का शब्द है, बिल्कुल सही है, और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका विलोम क्या बनेगा? अपकार, यानी कि उपसर्ग उपसर्ग। इसी तरीके से प्रत्यय से कोई शब्द बना है, उसका विलोम प्रत्यय से ही होना चाहिए। उदाहरण मैं बताऊंगा जब मैं प्रत्यय में पढ़ाऊंगा उस समय। संस्कृत का हो गया तद्भव तद्भव विदेशी, यह है नमक हलाल, और यह बनेगा नमक हराम। मित्रों, ये नमक हलाल जो शब्द है ये विदेशी शब्द है, और नमक हराम ये भी विदेशी शब्द है, एहसान फरामोश वगैरह। इस तरीके से ये विदेशी विदेशी हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली ये है कि जब जब मैं संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊं, बस आप इनमें ध्यान दीजिए, ये वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। फिर भी विलोम के टॉपिक में हम विशद व्याख्या करेंगे कि किस तरीके से करनी है। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। शब्द शुद्धि अर्थात दिए गए अशुद्ध शब्दों की शुद्धि। अशुद्ध शब्द लिखा गया होगा उसको शुद्ध लिखना। अब लिखना तो नहीं है, वहां ऑप्शन होंगे ए बी सी डी ऐसे, या 1 2 3 4, उस पे गोला लगाना है। तो शब्द शुद्धि में कोई शब्द अशुद्ध लिखा गया, उसका शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप देखिए, यह आ गया गत्यावरोध। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उपरोक्त, अभयारण्य, अभयारण्य, और गीतांजलि, ये मैंने शब्द लिखे, बस काम खत्म। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। देख, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं देखो सही कौन कौन है हमारे विद्यार्थी जो सही आंसर तक पहुंचे। गत्यावरोध, उपरोक्त, अभयारण्य और गीतांजलि। मित्रों, ये चारों के चारों ही गलत हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे बन गया और किस तरीके से हमको फंसाया गया। हम पत्र पत्रिकाओं में, मार्केट में, होर्डिंग्स पर, अखबार वगैरह जहां हमें शब्द मिलते हैं हिंदी को, हम देख देख करके उन शब्दों को ग्रहण करते हैं। इस शब्द को इतनी बार देखा होगा इसी रूप में और हमने इसे शुद्ध मान लिया, परंतु यह अशुद्ध है। ये तो जीके की पुस्तक में, राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य जीके पढ़ाने वाले तक इस शब्द को ऐसे पढ़ा पढ़ा करके विद्यार्थियों में बिल्कुल अशुद्ध ज्ञान भर दिया शब्द के हिसाब से। उपरोक्त, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, पर क्या विद्यालय में सबसे पहले एप्लीकेशन में उपरोक्त विषय में निवेदन यही लिखते थे। ये भी गलत, और गत्यावरोध तो होता भी नहीं है। अब चारों के चारों अशुद्ध हैं और हम तो शुद्ध मान रहे थे। मैं चारों का शुद्ध रूप लिख लेता हूं, और जब मैं इनका टॉपिक आएगा संधि वाले, उसमें मैं सब में टॉपिक पर बात करूंगा। गत्यावरोध, यह है शुद्ध रूप, ये एग्जाम में आ चुका है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। और ये उपर्युक्त, उपर्युक्त ये सही है, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त। और ये पूरा, और या रण्य, अभयारण्य, अभयारण्य नहीं। क्यों? लड़के अभ्यास, अभ्यर्थी, अभ्युदय, इस अभ्य 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 इसकी वजह से यहां पर भी अभ्य कर देते, परंतु अशुद्ध है। क्यों है? ये संधि हमें बताएगी।
कि ये शब्द अशुद्ध क्यों और ये शुद्ध क्यों है, इस पर मैं बात कर लेता हूं। ये शब्द है अभय और ये है अरण्य। अभय का अर्थ होता है भय रहित, जहां किसी प्रकार का डर नहीं, खौफ नहीं, वो कहलाता है शब्द अभय। अरण्य यानी जंगल, अर्थात ऐसा स्थान, ऐसा जंगल जहां बिना किसी डर से जंगली जानवर विचरण करते हो, तो वो कहलाएगा अभयारण्य। अब बात आती है दीर्घ संधि की। इस य में अ और ये अ मिलके क्या बनाएगा मित्रों, आ बनाएगा, इसलिए ये शुद्ध है, ये नहीं है। और गीतांजलि मैं शुद्ध लिख लेता हूं, लेकिन इस पर बात बाद में करूंगा। ये है अंजलि, ली की मात्रा छोटी आती है, याद रख लेना। अंजलि किसे कहते हैं पहले तो वो समझिए। हाथों की इस मुद्रा को अंजलि कहा जाता है, ये अंजलि है। अगर इसमें पुष्प रखोगे तो पुष्पांजलि, पुष्प की अंजलि देना, पुष्प को समर्पित करना, अर्थात अंजलि जो संधि विच्छेद बनेगा इसका, गीतांजलि का, गीत धन अंजलि, या प्लस कह दीजिए अंजलि। आ और आ मिलके क्या बना दिया, आ बना लिया। ओके, तो यहां अ और अ मिलके आ बन गया, लेकिन अंजलि की मात्रा बड़ी कर लेते हैं, ये गलत है। यहां बड़ी नहीं आती, क्योंकि हम ऐसा ही देखते हैं, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अब बात आ गई, चाहे गीतांजलि हो, कवितांजलि हो, मंत्रांजलि हो, तिलांजलि हो, पुष्पांजलि हो, श्रद्धांजलि हो, कोई सी भी अंजलि हो, मात्रा हमेशा छोटी ही आएगी, ये ध्यान। इवन पतंजलि को भी देख लीजिए आप, उसकी भी मात्रा छोटी होगी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो शब्द शुद्धि में शब्द को शुद्ध, मतलब ऐसा रूप पूछा जाएगा, उसका अशुद्ध। शब्द शुद्धि में मोटा मोटा जो ध्यान रखना वो संधि है, बस। जिसने संधि पढ़ ली वो शब्द शुद्धि का टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगला है वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां छोड़कर वाक्य व्याकरणिक अशुद्धियां का शुद्धिकरण। बहुत ही आसान है मित्रों। व्याकरणिक अशुद्धियां वाक्य में, देखो इधर एक वाक्य लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, मैं कहां गड़बड़ी करने वाला हूं। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे पास केवल मात्र एक पेन है। बताइए इसमें क्या अशुद्धि, क्या ये वाक्य सही है? नहीं। देखो, केवल और मात्र दोनों एक ही अर्थ बताने वाले शब्द हैं, तो दो एक ही अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग व्यर्थ है, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे पास केवल एक पेन है, बस। और आप कहोगे नहीं सर मैं केवल का प्रयोग नहीं करूं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पास मात्र एक पेन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहां पर वाक्य जब दोष बनता है तो उसमें मोटी मोटी दो गलतियां होती है, सिर्फ दो को ध्यान रखना है। अनुपयुक्त और अनावश्यक, बस इतना ही याद रखना है। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त का मतलब होता है जो उपयुक्त नहीं है, जो ठीक नहीं है, और वो शब्द हम काम में ले लें। देखो इधर, महादेवी वर्मा विद्वान कवि थी। महादेवी वर्मा विद्वान कवि थी। अब यहां पर वाक्य ठीक लग रहा होगा, परंतु नहीं। महादेवी वर्मा सबसे पहली बात तो एक स्त्री है, महिला है, और महिलाओं के लिए कभी विद्वान का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये दूसरी बात। और महादेवी वर्मा जब स्त्री है तो कवि तो हो ही नहीं सकती, कवयत्री। तो विद्वान की जगह क्या आएगा मित्रों, विदुषी, और कवि की जगह आएगा कवयित्री। बस ये काम हो गया। कुछ पेपर सेटर बहुत होशियार होते, तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में पेपर बनाने के बच्चों को फंसाना है, तो महादेवी वर्मा विदुषी तो नहीं लिखेंगे, वो विद्वान जरूर लिखेंगे। महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। हाँ बिल्कुल, लड़के तो समझते हैं कवयित्री तो शब्द सही है, परंतु
अगर सही पेपर सेटर है तो वो शुद्ध वाक्य में भी आपको अशुद्धियां करवा देगा और वो पूछेगा। वहां आपको ध्यान रखनी है मित्रों, बहुत बारीकी से मैं इसको लिख रहा हूं। महादेवी वर्मा, एक एक सही कर रहा हूं अभी, देखो विदुषी बस ये ध्यान रखना है। हाँ चलो ठीक है, विद्वान नहीं आता, विदुषी भी आता और कवि नहीं आएगा, कवित्री, बस ये शुद्ध हो गया। परंतु नहीं, ये देखो वाक्य शुद्धि में सॉरी हाँ वाक्य शुद्धि में शब्द शुद्धि पूछ लिया, कवियत्री नहीं होता, कवित्री होता है। बस ऐसी बारीक बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वहां वाक्य में। तो क्या होगा, वाक्य में अनुपयुक्त, अनुपयुक्त का मतलब जो उपयुक्त नहीं है, जैसे ये मैंने आपको बता ही दिया। अनावश्यक का मतलब क्या है, ये अनावश्यक है, ये और ये दो काम में ले लिया। जैसे देखिए मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, ठीक है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। एक तो आपने वार बोल दिया और एक दिन भी बोल दिया, एक ही अर्थ आ रहा, इसका मतलब दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। तो बस यही तो होता है अनावश्यक। अब अनावश्यक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अनुपयुक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे हमारे। अगला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, बहुत ही सरल है, जैसे जिसके माता पिता न हो उसे एक वाक्यांश में क्या कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहेंगे? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं मित्रों? अनाथ। लेकिन ये नहीं पूछेंगे वो तो ये पूछेंगे जिसके माता पिता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्यों याद रखें? माता पिता हैं तो वो याद रखें, बस यही गड़बड़ी कर देंगे, प्रश्न को घुमा दिया जाता है। उसे कहते हैं सनाथ, याद रखना। और ये विलोम हो गए, बस। स यानी सहित, नाथ यानी स्वामी, जिसके माता पिता हैं, उपस्थित हैं, वो सनाथ, जिसके नहीं है वो अनाथ। इसलिए अनाथ का विलोम सनाथ होता है, याद रखना। खूब आएंगे विशेष तौर से, ये टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। वाक्यांश के लिए ज्यादातर महिलाओं पर प्रश्न बनाते, कैसे बनेंगे? वह स्त्री जिसकी का विवाह हुआ है हाल फिलहाल, उसे क्या कहेंगे? जिसका पति विदेश गया है उसे क्या कहेंगे? जिसका पति विदेश से आया उसे क्या कहेंगे? वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे? वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, पत्नी मर गई हो, उसे क्या कहेंगे? मतलब स्त्री पुरुष पर ज्यादा प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला ज्यादातर पुरुष ही होता है, तो महिलाओं पर ज्यादा प्रश्न बना लेता है कि उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, जिसकी हाल फिलहाल शादी हुई है उस महिला को क्या कहेंगे, न जाने कैसे कैसे बना दिए जाएंगे। खैर मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन जनरली कोई स्त्री और पुरुष का विषय नहीं है। प्रश्न ज्यादातर एक वाक्यांश में एक सिंपल सी आपको लाइन दी जाएगी, उसके लिए एक उचित शब्द आपको पूछा जाएगा। जैसे पृथ्वी के विषय की बात करूं, पृथ्वी और आकाश, ये एक दो अलग अलग शब्द है। मैं ये कहूं कि जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, काल्पनिक मिलन होता हो, उसे क्या कहते हैं? ये आपके लिए मैंने प्रश्न डाल दिया। मध्य रात्रि का जो समय होता है ठीक 12 बजे, जिसको हम आधी रात बोलते हैं, उसे एक वाक्यांश में क्या कहते हैं? बताइए आप, प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है ये, बताओ उसको क्या कहते हैं? जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? इन उंगलियों के क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको प्रश्न बनाएंगे। अंगूठे और बीच की उंगली को क्या कहते हैं? बताओ। ये और ये बीच वाली उंगली को क्या कहेंगे? बीच वाली उंगली और छोटी उंगली के बीच की उंगली को क्या कहेंगे? पूर्व और पश्चिम ऐसे दिशाएं हमारी, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ऐसे प्रश्न आएंगे एक वाक्यांश में, ज्यादातर ऐसे ही आते हैं। और पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? खुले को क्या कहते हैं? देखो कैसे प्रश्न बन गए। तो देखो, पृथ्वी और आकाश का जहां मिलन होता है काल्पनिक, उसे तो कहते हैं मित्रों क्षितिज।
देखो याद रखना, और पृथ्वी और आकाश के बीच का खुला स्थान, ओपन स्पेस, वो कहलाता है अंतरिक्ष। यह है शब्दों का कमाल। हम अंतरिक्ष का मतलब नहीं जानते, हम क्षितिज का मतलब नहीं जानते, हम अंगुष्ठ का मतलब नहीं जानते, हम तर्जनी नहीं जानते, हम मध्यमा नहीं जानते, हम कनिष्ठा नहीं जानते, हम ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य नहीं जानते, तो फिर यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं यहां तक ले जाऊंगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं पारिवारिक शब्दावली प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष। ये तो याद करने का ही विषय, इसमें तो मेरा कहीं काम नहीं है, इसके लिए तो आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। फिर भी हमारे लिए इतना ही है कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पारिभाषिक शब्द आए, पहले तो पारिभाषिक शब्द होता क्या है वो जानना जरूरी है। ये टेक्निकल वर्ड होते हैं मित्रों, जो किसी विभाग विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं। मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आ गए और आते ही वो ये कहें कि टिकट घर किधर है मुझे बताइए, तब आप कहोगे भाई साहब आप घर पे आए हो कि रेलवे स्टेशन नहीं आए हो। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए और वो ये कह दे कि ऑपरेशन थिएटर किधर है, तो आप क्या कहोगे, भाई साहब ये हॉस्पिटल नहीं है मेरा घर है, ऐसे ही कहोगे ना। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब क्या हुआ कि वे शब्द जो किसी सीमित दायरे में ही प्रयुक्त होते हैं और किसी विभाग विशेष में प्रयुक्त होते हो, वे पारिभाषिक शब्दावली। जैसे मैं ये कहूं क्लासरूम, तो क्या हॉस्पिटल की बात करेंगे, वार्ड रूम होगा हमारा, या कोई ऑपरेशन थिएटर है तो क्या स्कूल में ऑपरेशन थिएटर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। टिकट घर, वो रेलवे या हवाई जहाज जहां पर भी हम जाते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो हमारा हवाई अड्डा वगैरह होता है वहां हो सकता है, लेकिन वहां नहीं हो सकता, वो वहीं तक सीमित रह गया। तो जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष में, किसी विशेष ऑफिस कार्यालय में सीमित हो जाते हैं, उनको हम पारिभाषिक शब्दावली में रखते हैं। साथ ही जो टेक्निकल वर्ड की श्रेणी में आते हैं, डॉक्टर की भाषा में जो शब्द डॉक्टर इस्तेमाल करता है वो उसके लिए पारिभाषिक शब्द है। शिक्षा विभाग में शिक्षक अपने लिए जो विद्यालय स्तर तक के लिए जो शब्द रखता है, काम में ज्यादा इस्तेमाल करता है, वो उसके में। हम घर की बात करें, रसोई घर, ये हमारे लिए पारिभाषिक शब्द है। बेडरूम हम जिसको कहते हैं, हमारे लिए बाथरूम वगैरह, हालांकि बाथरूम बहुत कॉमन है, सब जगह है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन घर, मकान, सड़क, गली, मोहल्ला, ये हमारे क्षेत्र विशेष से संबंधित है, तो वो उससे संबंधित है। उससे अलावा जो शब्द है, ये कॉमन शब्द, जो सामान्य शब्द को छोड़ करके जो कभी प्रयुक्त नहीं होते, कहीं काम में लिए जाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द। जैसे देखिए हम बात करते हैं एजेंट, क्या हम दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर बहुत कम। अब एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिकर्ता। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको एजेंट तो पता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, अभिकर्ता हिंदी में कहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड आएंगे। इसके साथ मुहावरे का सार्थक प्रयोग बहुत ही आसान है। मुहावरे का सार्थक प्रयोग यानी कि जैसे 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा, भाग जाना। अब आपको वाक्य दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। चोर पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गए, चोर पुलिस को देख करके 9 थे, 2 और हो गए, 11 हो गए। चोर पुलिस को देख करके 9 के साथ 2 और भाग गए। न जाने क्या क्या अर्थ लेकर के आएंगे, लेकिन सार्थक प्रयोग कहां हुआ है, वो अर्थ के आधार पर आपको बताना पड़ेगा। वो बहुत ही आसान है, ये तो कोई ज्यादा इसमें देखने की, बचपन से हमने इस पर बात कही हुई है। लोकोक्ति वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग, देखो यहां पर दोनों में एक ही बात आ रही है, सार्थक प्रयोग। लोकोक्ति हालांकि समझाऊंगा, लोक यानी कि संसार के लोक, और उक्ति यानी कि कथन, और वो मिलके गुण संधि बनाएगा, वो बन गए लोगों के द्वारा कहे गए कथन। क्या कहलाता है मित्रों, लोकोक्ति, अर्थात लोगों के कथन। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या, वो जानना जरूरी है। मुहावरे लिंग, वचन, काल, विभक्ति के आधार पर बदल सकते हैं मित्रों, क्रियासूचक होते हैं, लेकिन लोकोक्ति कभी नहीं बदलती। लोकोक्ति जैसी है वैसी ही रहती, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता मित्रों, ये आप ध्यान रखना। जैसे हम बात करते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। अब
इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जैसा है वैसा का वैसा ही प्रयोग में लिया जाएगा वाक्य में। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है और मुहावरा वाक्यांश है, ये याद रखना। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक वाक्य हो गया। मुहावरे में क्रिया का अंश रहता है, तो अंत में ना आएगा, अंत में ना आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्रिया है, और क्रिया में संयुक्त क्रिया जब बनाते हैं हम तो उसमें ना का प्रयोग करते हैं, धातु रूप जिसको कहेंगे हम। तो जैसे उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना वगैरह, अंगूठा दिखाना ना आ गया, कान कतरना आ गया, अंक भरना ना आ गया, आंखें दिखाना आ गया, ठीक है ना। तो वहां मुहावरे में ज्यादातर ना का प्रयोग होने वाला है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मित्रों, मैंने आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के इस सिलेबस पर सूक्ष्म दृष्टिकोण से बात की है। हम एक एक टॉपिक पर विषयवार जो आपका सिलेबस है उन पर हम विशद व्याख्या हम अपनी अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आप अपने वीडियो को देखते रहिए, और आपको किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। आशा है आपको समझ में आएगा। मैंने आज सिर्फ आपके पाठ्यक्रम पर बात की है, हम एक एक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक के बाद हम प्रश्न सीरीज लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले जो प्रश्न आए उन पर, और जो आने की संभावना रखते हैं उन पर हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर के। हालांकि इसमें अन्य टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्रिया आपके नहीं है, वाक्य आपके नहीं है, वाच्य आपके नहीं है, तो कुछ हद तक आप बचे हुए हो। लेकिन इसी प्रकरण को अगर आप पढ़ लोगे, केवल संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, तो भी आपके पर्याय विलोम वगैरह, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते 4 बातें आपको बता रहा हूं, वो तो आपको करनी ही है। सबसे पहली बात, आप पर्यायवाची, विलोम शब्द और शब्द युग्म और एक वाक्यांश, कम से कम इन 4 टॉपिक में से 5-5 को याद करिए, क्योंकि ये स्वाध्याय का है, विद्यार्थी पर है। हमारे 2 ही हैं मेन इसमें, एक है समझ और एक है याद। समझने वाला 75% है, याद करने वाला 25% है। 25% आपको काम करना है, 75% मेरा काम है। इसलिए मित्रों, आपको ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपको साथ साथ में पढ़ते रहना है। दूसरी बात, जब भी कोई आपको डाउट लगे कि हाँ नहीं यहाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसमें मैं उसको पढ़ के मैं आपको अपना आशा अनुरूप जैसा आपको लग रहा है उसका उस शब्द के साथ या उसके प्रश्न के साथ समुचित न्याय करूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। तीसरी बात, आप ज्यादा लोड न लें, जितना पढ़ाया जाए उससे तसल्ली से पढ़ ले बस। कोई हिंदी में कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे याद करेंगे, इतने पर्यायवाची हैं, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कुछ भी दुष्कर नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हो। मन में क्या होनी चाहिए? एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यानी कि आप में वो धैर्य होना चाहिए, धैर्य की पराकाष्ठा। और चौथी बात, आपने जो मेरे इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, नमस्कार।